हेलो एवरीवन। सेकेंड ग्रेड का हमारा सिलेबस चल रहा है। नए जो सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। राजस्थान पॉलिटिकल के कुछ एक दो टॉपिक बच रहे हैं अभी, उनको अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान पॉलिटिकल कंप्लीट होने के बाद फिर हम ज्योग्राफी की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आयोग पढ़े थे उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, जाके आप चैनल पे देख लेना, नहीं देखी है तो। आज का हमारा टॉपिक है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन हाँ जी, तो जिला प्रशासन स्टार्ट करने से पहले हम जिला जो शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो जिला शब्द है वो मौर्य काल में जिला को जनपद कहा जाता था। ठीक है, और इसके प्रमुख को कहा जाता था राजू का। वहीं गुप्त काल में इसको कहा जाता था विषय, और इसके प्रमुख हो गया विषयपति। ठीक है, गुप्त काल में या फिर हर्ष के समय इसको विषय कहा जाता था और इसका प्रमुख था विषयपति। उसके बाद आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में इसको परगना कहा जाता था और इसका जो प्रमुख हुआ उसको फौजदार। मुगल काल में सरकार कहा जाने लगा और इसके प्रमुख को अमाल गुजार या अमील कहने लगे। ठीक है, ये थोड़े से पहले की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जिला शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन। भारतीय प्रशासन की आधारभूत जो भौतिक इकाई है वो क्या है? जिला। ठीक है, संविधान की बात करें तो संविधान में आर्टिकल 233 में इसका उल्लेख हुआ है जिला शब्द का। जिला न्यायाधीश नियुक्ति के संदर्भ में जिला शब्द का इसमें प्रयोग हुआ आर्टिकल 233 में। 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था 1992 में। उसके भाग 9 और भाग 9 क में दोनों में जिला शब्द को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जिला प्रशासन के बारे में। जिला प्रशासन जो है संभाग की इकाई हो गई। संभाग की क्या है? इकाई है, और स्थानीय क्षेत्र व राज्य प्रशासन के मध्य कड़ी का काम करती है। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या वाला जो जिला होगा और उसका जो क्षेत्र होगा 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, वहाँ पर जिला प्रशासन कार्य करेगा। अब यहाँ देखते हैं इसकी अलग अलग प्रशासनिक इकाई। जैसे राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कौन है, संभाग में प्रशासनिक अधिकारी कौन है, जिले में प्रशासनिक अधिकारी कौन है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे राज्य में हमने सबसे पढ़ा, राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हम पढ़े थे, जो सचिवालय टॉपिक पढ़ के आए हैं, उसमें हमने बताया था कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। ठीक है, संभागीय आयुक्त, ये भी हमारे सिलेबस में अलग से जोड़ा हुआ है। संभागीय आयुक्त, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मुख्य सचिव के निर्देशन में कार्य करता है संभागीय आयुक्त। ठीक है, इसको संभाग पर होता है ये। और संभागीय आयुक्त के निर्देशन में काम कौन करेगा? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर, और इसके नीचे कार्य करता है अतिरिक्त जिला कलेक्टर। और जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करते हैं उपखंड अधिकारी। ये उपखंड स्तर पर होते हैं उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी के निर्देशन में कार्य कौन करेगा? तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उसके नीचे कार्य करते हैं नायब तहसीलदार, और उसके नीचे कार्य करेंगे भू अभिलेख निरीक्षक, कानूनगो, गिरदावर, और इसके निर्देशन में कार्य करेगा पटवारी। ठीक है, तो ये प्रशासनिक इकाई है कि राज्य पर क्या होगा? मुख्य सचिव। संभाग पर क्या रहेगा? संभागीय आयुक्त। जिला पर क्या रहेगा? जिला कलेक्टर। उपखंड पर क्या रहेगा? उपखंड अधिकारी। तहसील पर क्या रहेगा? तहसील या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। वहीं उप तहसील स्तर पर कौन रहेगा? नायब तहसीलदार। पटवार सर्किल पर कौन रहेगा? भू अभिलेख निरीक्षक, कानूनगो या गिरदावर। और खसरा जो स्तर है उस पर रहेगा पटवारी।
तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना कि कोई प्रशासनिक अधिकारी किस स्तर पर कौन सा प्रशासनिक अधिकारी है और किसके निर्देशन में कौन कार्य करेगा, इसको अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जो है सबसे पहले 1772 ईस्वी में क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग ने इस पद को सृजित किया था और इसको जिला कलेक्टर को भू राजस्व अधिकार दे दिया गया था इस समय। और बंगाल का पहला कलेक्टर बनाया था राल्फ सेल्डन को। ठीक है, तो सबसे पहले जिला कलेक्टर जो पद सृजित करने वाले कौन थे, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद 1773 में ये पद समाप्त भी हो गया। फिर पुनः 81 में ये पद सृजित हुआ। फिर 87 में क्या होता है कि इसको जिला कलेक्टर को राजस्व संग्रहण का और दंड या मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शक्ति को क्या कर दिया, सीमित कर दिया और मैकेंजी ने इसकी शक्तियों को वापस से विस्तार कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। ठीक है, मैकेंजी ने, कॉर्नवालिस ने इसकी शक्ति को सीमित कर दिया था, वहीं मैकेंजी ने इनकी शक्तियों का पुनः विस्तार कर दिया। उसके बाद 1858 का अधिनियम आया। उस अधिनियम में क्या होता है कि जो भारत का शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला जाता है। और उस समय फिर जिला कलेक्टर की शक्ति क्या हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और फिर 1947 के बाद सभी जिलों में कलेक्टर का पद जारी रखा गया। 1947 के बाद, ठीक है, जिला सभी जिलों में रख दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिला कलेक्टर है वो आईएएस अधिकारी होता है, आईएएस कैडर पद का अधिकारी होता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हम पढ़ के आए हैं कि जिला स्तर पर कौन होता है, जिला कलेक्टर। तो जिले का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन हो जाएगा, जिला कलेक्टर। और ये संभागीय आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेगा। भू राजस्व संग्रहण अधिकारी होता है, इंपॉर्टेंट है ये। जिला विकास अधिकारी होगा और इसको लिटिल नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। लिटिल नेपोलियन संज्ञा किसे दी जाती है, जिला कलेक्टर को। और इसे क्या कहा जाता है, जिला प्रशासन की आंख, कान और हाथ। जिला प्रशासन का आंख भी है, कान भी और हाथ भी क्या है, जिला कलेक्टर। जिले में लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है। जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, प्रशासनिक अधिकारी रहेगा, न्यायिक अधिकारी रहेगा, राजस्व अधिकारी भी यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर। जो उपायुक्त है वो पंजाब, हरियाणा, असम, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में, ज़्यादा खास है नहीं है ये, फिर भी देख लेना। जो जिला दंड नायक है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कहाँ है, यूपी और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है, फिर थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। 2009 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापित किया गया था। 2009 में क्या किया, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी है उसको जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापित कर दिया। और ये 2009 में किसकी सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी। इसके बाद देखते हैं जिला दंड नायक के रूप में कार्य। अब ये जो जिला कलेक्टर है उसके अलग अलग कार्य बताए गए हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि जिला कलेक्टर का जिला दंड नायक के रूप में कौन कौन सा कार्य है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। तो जिला दंड नायक के रूप में, दंड नायक के रूप में वो कौन कौन से कार्य कर सकता है, तो जिले में शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसका मेन कार्य है। उसके बाद ये पुलिस पर नियंत्रण भी रखता है। कैसे कि जो जिला पुलिस अधीक्षक है वो जिला दंड नायक के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट का ये निरीक्षण करता है, एडीएम, एसडीएम और द्वितीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो गया, इनका क्या करेगा, ये निरीक्षण करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के निवारक खंड से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना। ठीक है, ये सुरक्षा संहिता है, नागरिक सुरक्षा संहिता, इनसे संबंधित जो मुकदमे रहेगी उनकी सुनवाई भी करेगा। इसके अलावा दावा रहित संपत्ति, जिस संपत्ति पर किसी का दावा नहीं है उसको निस्तारित करने का आदेश भी दे सकता है। मृत्यु दंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित भी कर सकता है।
सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। वार्षिक अपराध जो प्रतिवेदन है गवर्नमेंट को, सरकार को देने का कार्य करेगा। विदेशियों के जो पासपोर्ट है उनकी जांच करेगा। प्रेस कानून अधिनियमों को लागू करेगा और मनोरंजन कर अधिनियम लागू करेगा। तो इनको थोड़ा याद रख लेना कि जिला दंडनायक के रूप में कार्य करेगा ये प्रेस कानून अधिनियम और मनोरंजन कर अधिनियम। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है 163, उसको लागू करना। मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में जिला विकास प्राधिकरण के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। जिला विकास प्राधिकरण है उसके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य करेगा। शस्त्र हो, होटल हो, विस्फोटक पदार्थ, उनके लाइसेंस की जो अनुमति देगा उन पर नियंत्रण करने का कार्य करेगा। पुलिस थानों व जेलों का निरीक्षण करेगा। सूर्यास्त पश्चात जो भी पोस्टमार्टम रहेगा, सूर्यास्त के बाद का को उनके पोस्टमार्टम की भी क्या करेगा, अनुमति देगा। विभिन्न कानूनों का भी क्रियान्वयन करेगा, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, राजस्थान समाज विरोधी क्रियान्वयन अधिनियम 2006, तो इनका क्रियान्वयन करने का भी कार्य करेगा। तो ये जो कार्य थे जिला दंडनायक के रूप में कार्य थे, तो यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो इसी प्रकार से आएगा कि कौन सा कार्य नहीं है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है जिला कलेक्टर या जिलाधीश के रूप में कार्य। जिला कलेक्टर के रूप में क्या कार्य रहेगा, भू राजस्व का क्या करेगा, संग्रहण करेगा। कृषि ऋण का वितरण, जिसको तकाबी ऋण कहते हैं। आपदा प्रबंधन करने का कार्य करेगा, जैसे बाढ़, सूखा वगैरह जब भी आ जाता है तो उनका प्रबंधन करने का कार्य भी कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। भूमि अधिग्रहण, भू मूल्यांकन, भू अभिलेख संबंधी प्रकरण देखना, भू सुधार करना, ये सब इसके कार्य रहेंगे। इसके अलावा क्या रहेगा, जो जिला बैंकर समन्वय समिति उसकी भी अध्यक्षता करेगा और जिला योजना जो केंद्र है उसकी भी अध्यक्षता करेगा। कौन, जिला कलेक्टर। जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि पेट्रोल, शराब, मादक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, प्रतिबंधित औषधि पर आबकारी शुल्क लगाकर उनको नियंत्रित करना। स्टाम्प अधिनियम लागू करना जिला कलेक्टर का ही कार्य होता है। यह आबकारी शुल्क हो गया, स्टाम्प अधिनियम हो गया। इसके अलावा निचले अधिकारियों द्वारा भूमि विवाद से संबंधित निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना। निचले जो अधिकारी, वो भूमि विवाद हो गया, उनका जो निर्णय होगा उसके विरुद्ध, कि उन्होंने निचले जो अधिकारी उन्होंने क्या निर्णय दिया उसके विरुद्ध अपील की सुनवाई जिला कलेक्टर कर सकता है। राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन, राजस्व कौन कौन से हो गए कानून, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व कानून 1956। ठीक है, तो इनका भी, इन कानूनों का भी क्या करेगा, ये क्रियान्वयन करने का कार्य होता है। तो ये कार्य होगा इसका जिला कलेक्टर के रूप में कार्य। अभी देखते हैं जिला विकास अधिकारी या समन्वय के रूप में क्या कार्य करता है। तो जिला विकास अधिकारी के रूप में इसके क्या क्या कार्य रहेंगे, जिला विकास परियोजना की निगरानी और क्रियान्वयन करना, जिला प्रशासन और राज्य सरकार और जिला प्रशासन और एनजीओ में समन्वय करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नीति को प्रभाव में लाना, पंचायती राज संस्थाओं के मध्य भी क्या करता है, पंचायती राज संस्थाओं के मध्य भी ये समन्वय करने का कार्य करता है। ठीक है, जिले का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होता है, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था का भी ध्यान रखता है। विभिन्न योजना के तहत ये ऋण वितरण भी करेगा। इसके अलावा जिला योजना क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। तो ये थे जिला विकास अधिकारी के रूप में इसका कार्य, जिला कलेक्टर के रूप में देख लिया, जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य देख लिया, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना। इसके बाद आता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या कार्य रहेगा, जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है, जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी,
जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य जनगणना अधिकारी, जिला पंजीयन अधिकारी के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा है सैन्य अधिकारियों से संपर्क, जो सैन्य अधिकारी रहेगा उनसे संपर्क करने का भी कार्य रखेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या होता है, ये अध्यक्ष के रूप में होता है। जो आपदा प्रबंधन अधिकारी है, प्राधिकरण है, उसका क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। ठीक है। जिले में राष्ट्रीय पर्व मनाना, राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी कार्य करेगा और ध्वजारोहण के रूप में ध्वजारोहण भी करेगा। दैनिक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण पर निगरानी करेगा। दैनिक जीवन की खाद्य रसद सामग्री उनकी आपूर्ति करेगा, उनका वितरण करेगा। ठीक है। अधीनस्थ अधिकारियों का भी क्या, अधीनस्थ अधिकारी का भी निरीक्षण और प्रशिक्षण करेगा। जिला कोषागार और उप कोषागार का, कोषागार और उप कोषागार का क्या करेगा, पर्यवेक्षण करेगा। जिले में सरकारी आवासों का आवंटन करना, डाक बंगलों और सर्किट हाउसों का निरीक्षण करने का कार्य करेगा। ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसके कार्य हो गए। ठीक है। उसके बाद हम ये जो था जिला कलेक्टर, उसका जो कंप्लीट है वो किस किस रूप में, जिला कलेक्टर के रूप में क्या कार्य करेगा, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या करेगा, ये सब हमने देख लिए। उसके बाद थोड़ी सी और इसमें डिटेल देखते, जैसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देखते, 2007 में आया था ये। ठीक है। 2007 का प्राधिकरण है। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(1), इसके तहत इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। इसकी अधिसूचना जारी कब हुई, 2007 में। और इस जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, हम अभी ऊपर पढ़ के आए पहले कि जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। कौन कौन से इसमें सदस्य होते हैं तो इनको थोड़ा ध्यान रख लेना। कौन होता है, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिले का वरिष्ठतम अधिकारी और जल संसाधन विभाग का जिले का वरिष्ठतम अधिकारी। ये सभी इसके क्या होते हैं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में ये कार्य करते हैं। इसके अलावा इसकी जो धारा 4 है, इसमें क्या कहा गया है कि इस प्राधिकरण का, ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा वो अतिरिक्त जिला दंड नायक होगा। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। अब इसमें कुछ कथन है वो देखेंगे। जैसे रजनी कोठारी है, रजनी कोठारी ने जिलाधीश को क्या कहा है, संस्थागत करिश्मा। रजनी कोठारी ने क्या कहा है, संस्थागत करिश्मा। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो रजनी है, रजनीकांत से याद कर सकते हैं कि उसका तो करिश्मा ही न्यारा है, करिश्मा ही अलग है। तो रजनी कोठारी का क्या याद करना है, करिश्मा, संस्थागत करिश्मा संज्ञा दी है जिलाधीश को। अटल बिहारी वाजपेयी, जिलाधीश जो है जिला प्रशासन की धुरी है। अटल है या धुरी, या धुरी क्या है, अटल है, तो अटल से याद रख लेंगे धुरी। ठीक है। तो जिला प्रशासन की धुरी क्या है, जिलाधीश। के दास, कहीं दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो हुआ है और न ही होगा। के दास, दास याद कर सकते हैं, जो दास होते हैं वो हमारे इंडिया में जहाँ है दास वो कहीं और नहीं है, तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। रैमजे मैकडोनाल्ड, जिलाधीश की तुलना किससे की है, एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। तो याद रख लेना इसको कि रैमजे मैकडोनाल्ड, इसको मकड़ी से याद कर लेना। मकड़ी ने कछुए से तुलना की, मकड़ी और कछुआ एक जैसे जैसे जीव हो गए दोनों, तो इस तरीके से याद कर लेना, मकड़ी कछुआ, तो मकड़ी से कछुए की तुलना की है। ठीक है। उसके बाद आता है साइमन आयोग, भारतीय सांविधिक आयोग रिपोर्ट 1930। जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राजपत्रों को तैयार लेखक होना चाहिए। ये साइमन आयोग ने कहा है। साइमन आयोग एक अधिवक्ता की बात करेगा, एक लेखाविद की बात करेगा, एक सर्वेक्षणकर्ता की बात करेगा और एक राजपत्रों को तैयार लेखक की बात करता है। ठीक है। उसके बाद आती कार्ड समिति 1985। ये पूछ लिया जाए कि किससे संबंधित है, तो जिला प्रशासन से संबंधित है और इसका अध्यक्ष कौन है, GV के राव।
जिला सरकार अवधारणा 1999 2000 ये जिला सरकार अवधारणा आई थी और किसके द्वारा शुरू की गई, तो एमपी के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय जी, दिग्विजय के द्वारा इस अवधारणा को शुरू किया गया था। ये एक बुक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया किसकी है, एसएस खेरा की। लाखीमा पैटर्न 1984 क्या है, लाखीमा जो पैटर्न है इसका संबंध किससे पूछ ले, जिला प्रशासन से इसका संबंध है और ये जिला कलेक्टर है अहमदनगर महाराष्ट्र के और कौन है, अनिल कुमार लाखीमा, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, अनिल कुमार लाखीमा के द्वारा लाखीमा पैटर्न 1984 ये शुरू किया गया था। उसके बाद आता है उपखंड प्रशासन, जिले की प्रशासनिक इकाई, जिले की जो प्रशासनिक इकाई है वो क्या है, उपखंड। उपखंड प्रशासन का जो अधिकारी होगा वो कौन रहेगा, उपखंड अधिकारी एसडीओ। ये क्या होगा, उपखंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तो रहेगा ही और ये किसके निर्देशन में कार्य करेगा, जिला कलेक्टर के, ये हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। ठीक है, उपखंड का मुख्य भू राजस्व, हमने जिला कलेक्टर का पढ़ा था कि भू राजस्व अधिकारी होता है तो वो जिले का होता है, और वहीं उपखंड की बात करें तो उपखंड का जो भू राजस्व अधिकारी रहेगा वो कौन रहेगा, उपखंड अधिकारी एसडीओ। और ये प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहेगा। ठीक है, कलेक्टर की आंख और कान इसको संज्ञा दी जाती है। इनकी नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो या इनको निलंबन करना हो या इसका निष्कासन करना हो तो किसके द्वारा होगा, वो सब कार्मिक विभाग राज्य सरकार के द्वारा होगा। ठीक है, इनका जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है, हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में इनका प्रशिक्षण है। अब इसके भी अलग अलग कार्य हैं कि वो भू राजस्व अधिकारी के रूप में क्या कार्य करेगा, दंडनायक के रूप में क्या कार्य करेगा, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य क्या करेगा और भू न्यायिक अधिकारी के रूप में इसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भू राजस्व अधिकारी के रूप में, तो भू अभिलेख तैयार करना, सरकारी भूमि का अतिक्रमण करना, अतिक्रमण रोकना, कृषि उत्पादन का आकलन करना, अधीनस्थ अधिकारी पर नियंत्रण करना, ग्रामवार भूमि के नक्शे तैयार करना और गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाना और पत्थरगड़ी के आदेश देना। तो ये सब कार्य जो है उपखंड अधिकारी का वो भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दंडनायक के रूप में क्या कार्य करता है, तो उपखंड में शांति और कानून बनाने का कार्य करेगा, पुलिस थाने का निरीक्षण करेगा, ये बीएनएसएस है जिसकी धारा 163 उसको लगाने का आदेश देगा, वार्षिक अपराध रिपोर्ट देगा किसको, कलेक्टर को, और जो कलेक्टर थे वार्षिक अपराध रिपोर्ट राज्य सरकार को दे रहे थे। ठीक है, तो ये दंडनायक के रूप में इसके कार्य हैं। उसके बाद है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तो विकास कार्यक्रम का संचालन करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना, बीपीएल जनगणना तैयार करवाना, चुनाव संबंधी कार्य जो है उसको संपादित करना, जैसे बीएलओ की नियुक्ति करना, विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना, ये सब उपखंड अधिकारी के कार्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद उपखंड अधिकारी का भू न्यायिक अधिकारी के रूप में क्या कार्य रहेगा, तो उपखंड में भूमि सीमा विवाद, चारागाह, भूमि अभिलेख हो, भू राजस्व, संपत्ति संबंधी जो भी विवाद रहेगा उनका क्या करेगा, निपटारा करेगा। मुआवजा तथा दस्तूर गवाही से संबंधित विवाद। ठीक है, तो इनको ये सब कार्य किसके हो गए, उपखंड अधिकारी के कार्य हो गई, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद आता है तहसील प्रशासन। तहसील जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले थी अलवर रियासत। अलवर रियासत ने तहसील शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, उसके बाद बीकानेर ने और फिर अजमेर ने शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान जो इसका स्वरूप कहाँ से लिया गया है, मुगल काल से लिया गया है। तहसील राजस्व प्रशासन की इकाई हो गई, तहसील जो प्रशासन हो तहसील स्तर पर रहेगी। और अरबी शब्द, जो तहसील शब्द है वो क्या है, अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है माल गुजारी वसूलने वाली प्रशासनिक इकाई। ठीक है, माल गुजारी वसूलने वाली प्रशासनिक जो क्या इकाई है
वो क्या है, तहसील है। और तहसील का जो अधिकारी रहेगा कौन रहेगा, तहसीलदार। तो तहसीलदार जो होता है वो राजस्थान तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियम 1958 के तहत कार्य करता है। और राजस्थान तहसीलदार सेवा का क्या रहता है, सदस्य रहेगा। इनकी नियुक्ति, तहसीलदार की जो नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो, निलंबन हो, निष्कासन हो, इसका कार्य कौन करेगा, राजस्व मंडल करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तहसीलदार की नियुक्ति वगैरह करने का कार्य कौन करता है, राजस्व मंडल करता है। उपखंड अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा ये। मुख्य कार्य भू राजस्व प्रशासन, और ये द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहेगा। इनका प्रशिक्षण कहाँ पर है, अजमेर में। राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में इसका कार्य तहसीलदार का। अब ये भी उसी तरीके से इसके भी अलग अलग कार्य, से भू राजस्व अधिकारी के रूप में हो गया कार्य, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य हो गया, न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं भू राजस्व अधिकारी के रूप में। भू अभिलेखों का सर्वेक्षण, भू राजस्व संग्रहण, राजस्व वसूली कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड, अधीनस्थ अधिकारी का निरीक्षण करना। ठीक है। न्यायिक अधिकारी के रूप में क्या कार्य करेगा, काश्तकारी हो गया, चारागाह भूमि, सीमा संपत्ति, सरकारी भूमि अतिक्रमण संबंधी जो भी मामले रहेगा उनकी सुनवाई करने का कार्य करेगा। और उनमें जो दंड दिया जाएगा वो 6 माह की जेल दी जाएगी या फिर 200 रुपये जुर्माना। राजकीय पत्रों का तामीली कार्य भी इसका होता है। उसके बाद आता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसका क्या कार्य रहेगा, तो पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकानों का नियंत्रण करना। जो दुकान होगी उचित मूल्य की उनका भी नियंत्रण करेगा। जन्म मृत्यु का पंजीयन व जनगणना अधिकारी के रूप में जन्म मृत्यु का पंजीयन करवाना और जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जाति और मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उनको जारी करेगा। उप कोषालयों का संचालन करेगा। राहत कार्य में भुगतान अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। तहसील स्तर के जो प्रोटोकॉल है उनके दायित्व को पूरा करना और चुनाव के समय कार्य करना, ये सब इसका तहसीलदार के कार्य है। उसके बाद आता है उप तहसील प्रशासन। तहसील प्रशासन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे उप तहसील प्रशासन। इसका जो अधिकार रहेगा वो क्या कहलाता है, नायब तहसीलदार। तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करेगा नायब तहसीलदार। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राजस्व मंडल करेगा। ये एक राजपत्रित अधिकारी होता है। कार्य वही भू राजस्व संग्रहण करना, न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, उसी तरीके से इसके भी सभी कार्य होगा। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे कार्य कौन करता है, कानूनगो, गिरदावर, भू अभिलेख निरीक्षक। तो अभी हमने पढ़ा कि नायब जो तहसीलदार है उस नायब तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करेगा। और नायब तहसीलदार के नीचे कार्य कौन करता है, पटवारी। तो नायब तहसीलदार और पटवारी के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है, कानूनगो, गिरदावर या फिर भू अभिलेख निरीक्षक। जो 7-8 पटवार सर्किलों का प्रमुख जो होता है उनको कानूनगो नाम दे दिया। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 32 और 33 में इसका उल्लेख है। इनके बारे में बस इतना थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद इसके जो अधीन कार्य करता है वो कौन करता है, पटवारी। तहसील के नीचे कौन हो गया, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार नीचे कार्य कौन करेगा, कानूनगो। और उसके नीचे कार्य कौन करता है, पटवारी। ठीक है। पटवारी 1963 में लंबरदार जो पद था उसको समाप्त कर दिया और इस पद को सृजित कर दिया, पटवारी पद को। इनकी जो नियुक्ति, निलंबन वो सब कौन करता है, जिला कलेक्टर। पटवारी का जो संबंध करने का, हटाने उठाने का कार्य जो भी है वो क्या करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। इनकी पटवारी की जो भर्ती होती है वो RSMSSB बोर्ड के द्वारा होती है। और इनको जो जिला आवंटन किया जाता है वो राजस्व मंडल अजमेर करेगा। जिला आवंटन राजस्व मंडल अजमेर करता है। पटवार ट्रेनिंग स्कूल है कुछ, जैसे टोंक में हो गया, कोटा में, जोधपुर में, देवखेड़ा अलवर में भी है, देवबारी उदयपुर में भी और गज सिंह गंगानगर में। यहाँ पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है।
ग्राम स्तर का राजस्व प्रशासक, ग्राम स्तर का राजस्व जो प्रशासक हो गया वो पटवारी हो गया। मुगल काल से इसका उल्लेख देखने को मिलता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति आई थी, उसमें क्या हुआ कि पटवारी का जो नाम है वो लेखपाल करने की सिफारिश हुई थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग सुधार समिति है, उसमें इसका नाम क्या करने की सिफारिश की गई थी, लेखपाल। इसके कार्य देखते हैं। वही भू राजस्व संग्रहण करेगा, गिरदावरी रिपोर्ट यानी फसल निरीक्षण करने लागू करने का कार्य करेगा, सरकारी संपत्ति की निगरानी रखेगा, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा समन्वय स्थापित करना, भू अभिलेखों का संधारण निरूपण करना, भू रिकॉर्ड का लेखा जोखा नकल रिपोर्ट देना, भूमि सुधार भू नामांतरण खोलना, राजस्व अभियानों का संचालन करना, ये न्याय आयोग के द्वारा इस योजना थी, इसको लागू करना, ग्रामीण विकास करना, आपातकालीन सहायता करना, सीमा ज्ञान का कार्य, पत्थरगढ़ी आदेशों का क्रियान्वयन, भू सुधार का क्रियान्वयन जैसे हथबंदी, चकबंदी, जमाबंदी, इनका क्रियान्वयन करने का कार्य पटवारी करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्व मंडल के बारे में। राजस्व मंडल की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1949 को। राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड, उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इनका कहाँ पर है? अजमेर में। और इसकी एक सर्किट बेंच है वो कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्व मामलों का जो सर्वोच्च कोर्ट होता है वो राजस्व मंडल होता है, और ये क्या है? एक अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो आईएएस के मुख्य सचिव स्तर का होता है, और सदस्य टोटल कितने हैं? 20 सदस्य हैं, और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। किसको नियुक्त करेगी ये? भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी हो, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा व राजस्व मामलों का कोई विशेषज्ञ हो, वकील, उनमें से ये इस सदस्यों को राज्य सरकार नियुक्त करेगी। इसका जो प्रथम अध्यक्ष बना था वो था ब्रजचंद्र शर्मा, इसका अध्यक्ष थे राजस्व मंडल के। रावीरा, ये राजस्व मंडल की त्रैमासिक पत्रिका है। रावीरा राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है। न्याय आपके द्वार, पूछ ले तो किसके द्वारा? राजस्व मंडल के द्वारा। ये एक लोक अदालत है, ग्राम पंचायत स्तर पर ही कार्य करती है। न्याय आपके द्वार। 15 अक्टूबर 2020 को प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। प्रथम राजस्व दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। कब? 2020 में। इसका उद्देश्य है काश्तकार को भूमि संबंधी विवाद में शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाना। क्या क्या कार्य है इसके? राजस्व मंडल का भू अभिलेख संबंधी कार्य करेगा, जैसे राजस्व इकाइयों का गठन करना, भूमि सुधार संबंधी कार्य करना, राजस्व ग्रामों की घोषणा करना। इसके अलावा इसका न्यायिक अधिकार होता है रेफरेंस पुनर्विचार के अतिरिक्त, जैसे उपनिवेश अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति एक्ट, नगरीय भूमि अधिनियमों के अधीन अपीलों की सुनवाई करना। इसके अलावा इसका कुछ प्रशासकीय अधिकार होते हैं। कृषि सांख्यिकी एकत्रित करना, प्रत्येक 5 वर्ष बाद कृषि गणना करना और पशु गणना करने का कार्य राजस्व मंडल का होता है। कृषि गणना और पशु गणना कार्य किसका रहेगा? राजस्व मंडल का। रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स योजना का क्रियान्वयन करने का कार्य भी किसका होता है? राजस्व मंडल का। इसके अलावा राजस्व न्यायालय की संरचना देखते तो सबसे ऊपर अध्यक्ष होता है, राजस्व मंडल का अध्यक्ष रहेगा। उसके नीचे कमिश्नर आयुक्त, उसके नीचे जिलाधीश, इसके नीचे खंड उपखंड मजिस्ट्रेट, और इसके नीचे तहसीलदार और नायब तहसीलदार। तो वही हो गया, जैसे कमिश्नर हो गया वो भू राजस्व मालगुजारी संबंधी कार्य करेगा। जिलाधीश जो है उपखंड अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की, ये जो उपखंड मजिस्ट्रेट है इसके विरुद्ध जो अपील की सुनवाई कौन करेगा? जिलाधीश करेगा। तो राजस्व न्यायालय की संरचना है। ठीक है। उसके बाद है मेन अपना ये आ जाता है राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण। सिविल सेवा अपील अधिकरण गठन होता है 1 जुलाई 1976 को। कहाँ पर? जयपुर में।
1976 में जयपुर में। फिर इसकी चलपीठ बना दी जाती है 96 में, 1996 में। कहाँ पर? जोधपुर में। इसका जो गठन होता है वो राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के तहत इसका गठन होता है। विधानसभा में यह अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है, तो जो मुख्य पीठ है वो जयपुर है और चलपीठ कहाँ पर है इसकी? जोधपुर में। मुख्य पीठ जयपुर के पास संभाग ये आते हैं 4, जैसे जयपुर के पास जयपुर संभाग तो आएगा, तो जयपुर के पास जयपुर संभाग तो है ही। इसके अलावा और बीच का, बिल्कुल बीच का आ गया अजमेर संभाग, और ये भरतपुर और कोटा संभाग आ गया। वहीं चलपीठ जोधपुर की बात करते तो जोधपुर संभाग तो इसके पास रहेगा। इसके अलावा इसके पास उदयपुर और बीकानेर संभाग भी रहेगा। ठीक है, तो चलपीठ जोधपुर में और मुख्य पीठ कहाँ पर है? जयपुर में। राज्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों तथा आनुषंगिक विवाद के निपटारे हेतु इसका गठन किया गया। और एक केंद्रीय प्रशासनिक अपीली न्यायाधिकार है CAT, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है, और ये भी कहाँ पर है? जयपुर जोधपुर में। उपनिवेश विभाग जिसका गठन 1955 में होता है, इसका कार्य होता है भूमि का विकास और आवंटन करना। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड ग्रेड में जिला प्रशासन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं है, फटाफट बस इसको देख लेना। ज़्यादा इसमें रट्टा लगाने की या ज़्यादा सोच विचार करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। फटाफट एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा कि किस स्तर पर कौन सा अधिकारी होता है और उसके नीचे कौन सा किसके अधीन कार्य करता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और कार्य इसमें कुछ है नहीं, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।